Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Mission on Advanced and High Impact Research, माहिर. तो हम जानेंगे मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च के बारे में. मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैव लॉन्च अ नेशनल मिशन कॉल्ड मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर इन द पावर सेक्टर. तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, किस सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है. नेशनल मिशन है ये, जिसका नाम है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर, पावर सेक्टर के लिए है. Mahir is a national initiative launched by the Ministry of Power and the Ministry of New and Renewable Energy to identify and develop emerging technology in the power sector, promoting indigenous research and innovation. माहिर जो है ये नेशनल इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके और डेवलप किया जा सके एमर्जिंग टेक्नोलॉजी को पावर सेक्टर के लिए, प्रमोट किया जा सके इंडिजिनस रिसर्च और इनोवेशन को. नीड क्यों पड़ी इस मिशन की? तो जो डिमांड बढ़ रहा है एनर्जी सेक्टर पे, जो गोल है अचीव करने का नेट जीरो एमिशन को, और जो डिजायर है फोस्टर करने का इंडिजिनस रिसर्च और इनोवेशन को पावर सेक्टर के लिए, इन सब कारण के कारण आवश्यकता पड़ी इस मिशन की. फंडिंग सोर्सेज की अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडर बोथ मिनिस्ट्री. जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, दोनों मिनिस्ट्री के अंतर्गत वहां से इसको फंड किया जाएगा. मिशन का ड्यूरेशन क्या होगा? 5 ईयर का ड्यूरेशन है, 2023-24 से 2027-28 का. ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, फैसिलिटेट इंडिजिनस रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द पावर सेक्टर. ये फैसिलिटेट करेगा जो घरेलू रिसर्च और डेवलपमेंट होगा, और साथ साथ डेमोन्स्ट्रेट करेगा एमर्जिंग टेक्नोलॉजी को पावर सेक्टर के लिए. नेशनल प्रायोरिटी की अगर हम बात करें, तो अचीविंग नेट जीरो एमिशन, प्रमोटिंग मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. इसका नेशनल प्रायोरिटी है कि अचीव किया जा सके जो हमारा नेट जीरो एमिशन का टारगेट है, प्रमोट किया जा सके मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को, और साथ साथ कंट्रीब्यूट किया जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए. की एरियाज फॉर रिसर्च, जो इंपॉर्टेंट एरिया है रिसर्च के लिए, तो ये अल्टरनेटिव हो सकता है लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी का. ये मदद करेगा मॉडिफाई करने में इलेक्ट्रिक कुकर पैन को, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, इन सब में इसका काम आएगा. अप्रोच की अगर हम बात करें, ये जो मिशन है वो फॉलो कर रहा है टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल अप्रोच को, जो कि आपका आइडिया टू प्रोडक्ट हो गया. स्ट्रक्चर की अगर इसकी हम बात करें, तो 2 टायर स्ट्रक्चर है. टेक्निकल स्कोपिंग कमिटी हेडेड बाय चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और एपेक्स कमिटी हेडेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ये 2 टायर इसका स्ट्रक्चर हो गया. कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, तो आईआईटीज, आईआईएम, एनआईटीज, आईआईएसईआर यूनिवर्सिटी, पब्लिक एंड प्राइवेट पावर सेक्टर स्टार्टअप, ये सारे स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी जो है ये सब कोलैबोरेट कर रहे हैं. मिशन का स्कोप क्या है? इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पायलट प्रोजेक्ट फॉर इंडियन स्टार्टअप, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्सेट्रा. मिशन का स्कोप है इंडिजिनसली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना, पायलट प्रोजेक्ट करना इंडियन स्टार्टअप के लिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की अगर हम बात करें, तो सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बेंगलुरु का, वो सेक्रेटेरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस. तो हम जानेंगे इसके बारे में. पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है. यूरोपियन रेगुलेटर हैव अप्रूव्ड द रीजन फर्स्ट वैक्सीन for respiratory syncytial virus RSV which cause thousands of hospitalization and death annually. जो यूरोपियन रेगुलेटर है उन्होंने अप्रूव कर दिया है रीजन के पहले वैक्सीन को रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस के लिए, जिसके कारण थाउजेंड्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ होता था प्रत्येक साल. ये जो शॉट है इसका नाम रखा गया है RSV, जो कि बना हुआ है ब्रिटिश ड्रग मेकर GSK के द्वारा, और इसको डिजाइन किया गया प्रोटेक्ट करने के लिए पीपल को जिनका एज 60 बहुत से अधिक है. तो जो शॉट का नाम है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है RSV. Respiratory syncytial virus or RSV is a common respiratory virus that usually cause mild cold-like symptom. Most people recover in a week or 2, but RSV can be serious, especially for infant and older adult. The virus was first discovered in 1956. जो आपका रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस है RSV, ये कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि यूजुअली आपको माइल्ड से कोल्ड सिम्टम्स जिसमें देखा जा सकता है. ज्यादातर पीपल रिकवर कर जाते हैं 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही, लेकिन कुछ सीरियस केसेस में स्पेशली इन्फेंट और ओल्डर एडल्ट में ये खतरनाक हो सकता है. ये जो वायरस है इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था 1956 में. RSV is the most common cause of bronchitis, inflammation of the small airways in the lungs, and pneumonia infection of the lungs in children younger than 1 year of age.
और जो रेस्पिरेटरी सिंडिकल वायरस है ये मोस्ट कॉमन काउज है ब्रोंकियोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्मॉल एयर वेज जो होता है लंग्स का, और न्यूमोनिया जो कि इन्फेक्शन है लंग्स का चिल्ड्रन में यंगर देन 1 ईयर ऑफ एज के, उसके लिए सबसे कॉमन यही है। The complex molecular structure of the virus and safety concern with previous vaccine attempt was making difficult the vaccine। और जो कॉम्प्लेक्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वायरस का और जो सेफ्टी का कंसर्न है प्रीवियस वैक्सीन अटेम्प्ट को लेके, ये डिफिकल्ट कर रहा था वैक्सीन को लेके। इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो हम जानेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। A study conducted by scientists from the CSIR Center for Cellular and Molecular Biology has revealed that genetic diversity decreases in species with larger body size and is higher in species where the mother cares for the offspring। एक जो स्टडी जिसको कि कंडक्ट किया गया साइंटिस्ट के द्वारा CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा, उसमें पाया गया है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है वो डिक्रीज करता है स्पीसीज में जिसका लार्जर बॉडी साइज होता है, और ये हायर होता है वैसे स्पीसीज में जहां पे मदर जो है वो केयर करती है ऑफस्प्रिंग की। The study focused on centipede and found that they have higher genetic diversity compared to other arthropod like spider and insect। ये जो स्टडी है ये फोकस कर रहा है सेंट्रीपीड के ऊपर, और इसमें पाया गया कि हायर जेनेटिक डाइवर्सिटी है अगर हम कंपेयर करें आर्थ्रोपोड जैसे कि स्पाइडर और इंसेक्ट से इसको। तो अदर फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, इसके अलावा जो फाइंडिंग था स्टडी का, genetic diversity was found to be higher in southern hemisphere। The findings suggest that historic climatic stability and low seasonality in southern latitude may contribute to higher genetic diversity। और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ये आपका ज्यादा है साउथर्न हेमिस्फीयर पे। ये जो फाइंडिंग ये सजेस्ट कर रहा है कि जो हिस्टोरिक क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी था और जो लो सीजनेबिलिटी था साउथर्न लैटिट्यूड पे, इसने कंट्रीब्यूट किया है हायर जेनेटिक डाइवर्सिटी पे। Genetic diversity increase with the geographical distance between individual, indicating limited gene flow between distant sites। और जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये बढ़ता है जियोग्राफिकल डिस्टेंस पे भी इंडिविजुअल के बीच में, ये दर्शाता है कि लिमिटेड जीन का फ्लो होता है डिस्टेंट साइट पे। व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है क्या? Genetic diversity refers to the variation in genetic information with a population or species। It is fundamental component of biodiversity and play a critical role in the survival, adaptability and sustainability of species and ecosystem। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ये रिफर करता है वेरिएशन जो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन में पॉपुलेशन या स्पीसीज का, उसके लिए ये फंडामेंटल कंपोनेंट है बायोडाइवर्सिटी का और प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल सर्वाइवल, एडेप्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को लेकर स्पीसीज का इकोसिस्टम पे। एक्सप्लेनेशन जो किया गया एग्जांपल के द्वारा, मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है बटरफ्लाई का, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो रिफर करेगा जो प्रेजेंस है वेरियस जेनेटिक वेरिएशन का, जो डिटरमाइन करता है ट्रेट को जैसे कि विंग के कलर को, पैटर्न को। ये जो डाइवर्सिटी होता है ये एलो करता है बटरफ्लाई को कि वो अडेप्ट करे अलग अलग इन्वायरमेंट में। अगर मान लीजिए डिजीज अफेक्ट करता है बटरफ्लाई को एक स्पेसिफिक विंग के कलर का जिनका लो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, तो इसके कारण पॉपुलेशन जो है उनका डिक्लाइन होगा। लेकिन जिनका हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो इनेबल करेगा कुछ बटरफ्लाई को कि वो रजिस्ट कर जाए डिजीज से। ये इंश्योर करेगा कि जो पॉपुलेशन का सर्वाइवल हो सके और रिकवरी हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। पीआईबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जानेंगे जो फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है इसके बारे में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अनवील्ड द फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ऑन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, हाईलाइटिंग इंडिया कमिटमेंट टू फूड सेफ्टी एंड इनोवेशन। जो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने अनवील किया था फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को। ये दर्शाता है भारत के कमिटमेंट को फूड सेफ्टी को लेके और इनोवेशन को लेके। फूड सेफ्टी होता क्या है? फूड सेफ्टी रिफर टू द प्रैक्टिसेस एंड मेजर्स टेकन टू इंश्योर दैट फूड इज सेफ फॉर कंजम्पशन। फूड सेफ्टी जो है वो रिफर करता है वैसे प्रैक्टिस या मेजर्स के लिए जिसको कि लिया जाता है इंश्योर करने के लिए कि जो फूड है वो सेफ है कंजम्पशन के लिए। क्या स्टेटस है फूड सेफ्टी का? अप्रोक्सीमेटली 600 मिलियन पीपल, नियरली 1 in 10 वर्ल्ड वाइड, fall in each year due to consuming contaminated food, resulting in 422,000 डेथ एनुअली। हर एक साल जो है 600 मिलियन पीपल जो है नियरली हर एक 10 में से एक जो है पूरे विश्व में वो बीमार होते हैं कंज्यूम करने के कारण कॉन्टेमिनेटेड फूड को, जिसके कारण प्रत्येक साल जो है आपका डेथ हो जाता है बहुत सारे लोगों का। अनसेफ फूड लीड टू मोर देन 200 डिजीज इंक्लूडिंग डायरिया एंड कैंसर। और अनसेफ फूड के कारण 200 डिजीज से ज्यादा डिजीज होता है जिसमें कि डायरिया और कैंसर भी है। चिल्ड्रेन अंडर 5 अकाउंट फॉर 40% ऑफ द फूड बॉर्न डिजीज बर्डन।
और जो चिल्ड्रन अंडर 5 है उस पे 40% जो बर्डन है डिजीज का वो देखा गया है फूड बॉर्न के कारण। इस रिपोर्ट के बारे में हम जान ले। डेवलप बाय FSSAI, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विथ ए मैंडेट टू इंश्योर पब्लिक हेल्थ एट लार्ज। इसको डेवलप किया गया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इसका मैंडेट है इंश्योर करना पब्लिक के हेल्थ को लार्ज स्केल पे। जो पहला स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स था इसको रिलीज किया गया था 2019 में। तो पहला कब रिलीज किया गया था इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो इंडेक्स है ये बेंचमार्क मॉडल है जो कि प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क को इवेल्युएट करने के लिए फूड के सेफ्टी को हर एक स्टेट और यूटी के लिए। The parameter include human resource and institutional data, compliance, food testing, infrastructure and surveillance, training and capacity building and consumer empowerment। और ये जो पैरामीटर है ये इंक्लूड करता है ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा को, कंपाइलेंस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विलेंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट को। टॉप परफॉर्मर इन दी 5th एडिशन वेयर केरला लार्ज स्टेट, गोवा स्मॉल स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। जो टॉप परफॉर्मर है जो 5th एडिशन है इसमें कौन सा है, तो केरला है लार्ज स्टेट कैटेगरी पे, गोवा है स्मॉल स्टेट कैटेगरी पे और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी पे। ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। इनिशिएटिव टेकन बाय FSAI, जो इनिशिएटिव लिया गया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 कंटेन लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, एडवर्टाइजिंग। जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन है 2011 का, ये कंटेन करता है लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग और एडवर्टाइजिंग को। हार्ट अटैक रिवाइंड एलिमिनेटिंग ट्रांस फैट, हार्ट अटैक रिवाइंड की बात कही गई है यानी एलिमिनेट करने की बात कही गई है ट्रांस फैट को। FSSAI CSIFF शिफ्ट ताकि प्रमोट किया जा सके कोलैबोरेशन को इंडस्ट्री, साइंटिफिक कम्युनिटी और एकेडमिया के बीच में फूड सेफ्टी को लेके। ईट राइट इंडिया मूवमेंट हो गया, ईट राइट अवार्ड हो गया। इसके अलावा जो इनिशिएटिव चलाया गया है जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो गया 2017 का, पोषण अभियान हो गया, अनीमिया मुक्त भारत, स्वच्छ भारत मिशन, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन जो कि रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स, डू इट योरसेल्फ फूड टेस्टिंग किट फॉर स्कूल स्टूडेंट, कोडेक्स एलिमिनेटर और फूड कोड। ये कलेक्शन है स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और कोड ऑफ प्रैक्टिस का जिसको अडॉप्ट किया जाता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के द्वारा। फूड सेफ्टी के बारे में जान ले हम तो जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है इसको ऑब्जर्व किया जाता है प्रत्येक साल 7 जून को। ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की बात कही गई है। यह फैसिलिटेट किया जाता है WHO और FAO के द्वारा। इसका मकसद है रेज करना अवेयरनेस को और इनकरेज करना एक्शन को ताकि प्रिवेंट किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके और मैनेज किया जा सके फूड बॉर्न रिस्क को। इसको ऑब्जर्व किया गया था पहली बार 2019 में। थीम जो है इस साल का फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है थीम भी। तो क्या थीम है इस साल का, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जगदीश बाकन। तो हम जानेंगे जगदीश बाकन के बारे में। जगदीश बाकन जो कि वाइल्ड लाइफ वार्डन और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के, इनको दिया गया है 2023 का माइकल बेथिस अवार्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट बाय यूनेस्को के द्वारा। तो किनको दिया गया ये अवार्ड, तो जगदीश बाकन को। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनको रिकॉग्नाइज किया गया उनके वर्क के कारण जो उन्होंने मैनेज किया था गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व को, जो कि जाना जाता है डाइवर्स मैराइन बायोडाइवर्सिटी के लिए। जो जगदीश बाकन का अचीवमेंट है वो इंक्लूड करता है इंटरवेंशन को, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इको टूरिज्म और मैराइन एनिमल रेस्क्यू एफर्ट को, जिसमें जो प्रॉफिट था इको टूरिज्म के कारण इसका उपयोग किया गया कंजर्वेशन के लिए और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए। इस अवार्ड के बारे में हम जान ले तो माइकल बेटाइस अवार्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट जो है ये आपका $12,000 का अवार्ड है जो कि हर एक 2 साल पर दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ध्यान में रखते हुए डॉक्टर माइकल बेटाइस के एफर्ट को जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किया था मैनेज करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व को, ध्यान में रखते हुए जो रिकमेंडेशन था सेवाइल स्ट्रेटेजी का, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है सेवाइल स्ट्रेटेजी का उसको हम समझ ले। बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको प्रिजर्व करने की आवश्यकता है और जनरेट करना होगा नेचुरल और कल्चरल वैल्यू को मैनेज करते हुए साइंटिफिकली करेक्ट, कल्चरली क्रिएटिव और ऑपरेशनली सस्टेनेबल डाटा को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बाघ प्रिंट। तो जानेंगे बाघ प्रिंट के बारे में। मध्य प्रदेश वुमेन लर्न टू मेक बाघ प्रिंट बैग अंडर द सेफ टूरिस्ट प्लेस प्रोजेक्ट। तो जो मध्य प्रदेश के वुमेन है उन्होंने लर्न किया है बाघ प्रिंट बैग बनाना सेफ टूरिस्ट प्लेस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट है कहा कि वुमेन ने लर्न किया ये है क्या। तो बाघ प्रिंट ऑफ मध्य प्रदेश, बाघ प्रिंट ड्राइव इज नेम फ्रॉम द विलेज बाघ ऑन द बैंक ऑफ बाघ रिवर। जो बाघ प्रिंट है इसको ड्राइव किया गया इसका नेम विलेज बाघ से जो कि आपका बाघ रिवर के बैंक में है। बाघ प्रिंट एंड एसोसिएटेड बैग आर नोन एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ धार आइडेंटिटी।
बाघ प्रिंट और एसोसिएटेड बैंक जाना जाता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में धार आइडेंटिटी के लिए। जो क्लॉथ जिसका उपयोग किया जाता है वो ज्यादातर कॉटन या सिल्क का क्लॉथ होता है, लेकिन वो कोसा सिल्क, बम्बू सिल्क, कॉटन रग, शिफॉन, पिप, जियोडाइट टिश्यू, मलबेरी सिल्क इनका भी हो सकता है। ये माना जाता है कि ये 1000 ईयर ओल्ड वुडन हैंड ब्लॉक प्रिंट है और ये बिलीव किया जाता है कि इसको स्टार्ट किया गया था खत्री कम्युनिटी के द्वारा इंडस वैली के समय पे ही। ये जो हैंडीक्राफ्ट स्टाइल है इसको जियोग्राफिकली टैग भी दिया गया है और रजिस्टर किया गया है, यानी जीआई टैग मिला हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं इस बाघ प्रिंट को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.